भारतीय इतिहास में कई वीरांगनाओं ने अपने साहस, शौर्य और पराक्रम के माध्यम से कई महान कार्य किए हैं। इनकी शौर्य गाथाओं ने इतिहास के पन्नों पर पढ़ना अमर कर दिया। किंतु कई ऐसी वीरांगनाएं भी थी जिनका इतिहास के पन्नों पर वह स्थान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए। इनमें से एक वीरांगना ने कालिंदी किला उत्तर प्रदेश के राज महवा के चंदेलवंश राजा शालीमार के घर जन्म लिया। दिन था 5 अक्टूबर 1524। अनेक शस्त्रधारी नमामि ब्रह्मचारिणी नमामि विद्यावारिणी नमामि हेतुकाय नमामि केसराय नमामि अभयाचिनी नमामि मातुशोभने नमामि पाणिदायिनी नमो अनन्तभारिणी नमामि हे बहुप्रिया सर्वशस्त्रधारिणी नमामि पाणिदायिनी भावनी नमामि देव प्रिया सर्वशस्त्रधारिणी सर्वशस्त्रधारिणी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो ताई, ऐसी क्या बात है कि तुम्हें दौड़ते हुए आना पड़ा? महाराज बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? बताओ क्या खुशखबरी है? महाराज हमारे चंदेल वंश में माँ दुर्गा के तेज समान एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया है। आप पिता बन गए। पिता? क्या हम पिता बनते हैं? हे मां दुर्गे, आज महाअष्टमी का पावन दिन है। आज के दिन आपकी कृपा से चंदेल वंश को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। आज से इस कन्या को दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। सैनिक आज्ञा महाराज। जाओ, पूरे महल को घी के दीपक से रोशन करो। हर गांव कस्बों में यह खबर पहुंचा दो कि चंदेल वंश में कन्या ने जन्म लिया है। 3 दिन का उत्सव मनाया जाए, प्रजा में मिठाइयां बांटी जाए, जगह जगह मंगल गीत गाए जाए। हमारी कन्या के जन्म उत्सव को इतिहास याद रखे, इस रूप में मनाया जाए। जी महाराज। मंगल गीत गाओ, दिन है खुशी का, झूमो ना
बजाओ ढोल नाचो सखी आओ मिलकर चारों ओर दीप जलाए पुष्पमालाओं से सारा महल सजाए आओ मिलकर चारों ओर दीप जलाए पुष्पमालाओं से सारा महल सजाए देखो आई रे शुभ घड़ी ओ देखो आई रे शुभ घड़ी देखो नाचो गाओ सखी देखो नाचो गाओ सखी देखो नाचो गाओ सखी दुर्गाष्टमी के पावन शुभ दिन आई बाकी लग माथे पर लगाई दुर्गाष्टमी के पावन शुभ दिन आई दिव्य शक्ति बाकी लग माथे पर लगाई तेरे चित्रकार के फोटो के लगाए तेरे चित्रकार के फोटो के लगाए रूप सौंदर्य देखो चंद्रमा समान रूप सौंदर्य देखो चंद्रमा समान देखो आई रे रवि बरी ओ देखो आई रे रवि बरी बजाओ ढोल नाचो सखी बजाओ ढोल नाचो सखी बजाओ ढोल नाचो सखी बजाओ ढोल नाचो बाल्यावस्था से ही दुर्गावती ने आध्यात्मिकता को अपनाया था। तीर कमान, तलवारबाजी, घुड़सवारी का शौक बचपन से था। रानी दुर्गावती ने इन्हीं अपने खेल खिलौने बना रखे थे। अपने हम उम्र नहीं बल्कि अपने से बड़ों के साथ युद्ध अभ्यास करने की ललक रानी में हमेशा रहती और इस तरह समय बीतता चला गया। दुर्गावती बाल्यावस्था से कब युवावस्था में पहुंच गई पता ही नहीं चला। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते दुर्गावती ने युद्ध कौशल में निपुणता हासिल कर ली थी। युद्ध अभ्यास के दौरान एक दिन हुआ भी कुछ ऐसा। का पराक्रम के रक्षाई है रण में तो चंडी दुर्गावती रानी तो चांद सैनी को खड़ी है रानी है रण में तो चंडी दुर्गावती रानी राष्ट्रपति दुर्गावती, अब हमें सामर्थ्य नहीं है आपसे युद्ध करने का। आपने हमें बहुत थका दिया। हाँ, ये मंडल जी जरूर आपसे युद्ध करेंगे। नहीं राजकुमारी जी, मैंने ये शिखर आपसे युद्ध करे। अरे ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं पिछली बार राजकुमारी पूरे महल में मेरे पीछे तलवार लेके दौड़ी थी। उस समय के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो महाराज चंडी मेरा रक्तपान करने आ रही है। नहीं, मैं नहीं लड़ सकता राजकुमारी जी से। वैसे भी बिटिया रानी, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अच्छा, आप हमारे साथ युद्ध से बचने के लिए अपने आप को बुरा बता रहे हो? तो ये तलवार छोड़ो, हाथ में लाठी रखो, बुढ़ापे में काम आएगी। अब तो आप सभी को मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। ये लो, संभालो मेरा हाथ। है रण में तो चंडी दुर्गावती रानी अब तक रानी दुर्गावती के युद्ध कौशल की चर्चा समूचे प्रांत में आग की तरह फैल गई। चंद्र के समान सुंदर दिखने वाली दुर्गावती की सुंदरता की चर्चा भी कुछ कम न थी, किंतु चंदेल वंश के राजा शालीग्राम को अपनी पुत्री दुर्गावती के विवाह की चिंता सताने लगी। और एक दिन नमामि देवी कालिका नमामि हे अम्बालिका नमामि खड्गधारिणी नमामि चक्रधारिणी नमामि वर्षवर्धनी नमामि शस्त्रकेतनी नमामि विश्वमोहिनी नमामि सिंधुरूपिणी। हे जगज्जननी माँ देवी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सको
ऐसी शक्ति दे दुश्मनों की नजरों से हमारे साम्राज्य हमारी मातृभूमि को बचाए रखना। तेरी सदा ही जय हो। जगत जननी माँ दुर्गे की जय हो। जगत जननी माँ दुर्गे की जय हो। जगत जननी माँ दुर्गे की जय हो। बेटी दुर्गावती, जी पिताजी। बेटी, आपने अब तक कितने ही राजकुमारों को विवाह के लिए मना कर दिया। अब मुझे आपके विवाह की चिंता सताने लगी है। समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरी चिंता कैसे दूर होगी। पिताजी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मेरा विवाह तो निश्चित होगा, और जब भी होगा मुझसे अधिक बलवान और सर्वगुण संपन्न राजकुमार से ही होगा। बेटी, ऐसे बलवान और सर्वगुण संपन्न राजकुमार को ढूंढते ढूंढते हम थक गए। अब कहां से लाए आपके लिए ऐसा वर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, पिताजी, आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं। माँ दुर्गा ने जरूर कोई योग्य वर बनाया होगा जो हमारे साम्राज्य की रक्षा करेगा और हमारी भी। आप चिंता न करें, जो होगा अच्छा ही होगा। 15वीं सदी के मध्य में जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई तो विंध्याचल सतपुड़ा के अंचल एक स्थानीय गौड़ राज्य को फलित मिलने का मौका मिला, जो इतिहास में कड़ा राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसका सबसे पहला ठिकाना था महाराणा संग्राम शाह। संग्राम शाह का पुत्र दलपत शाह, जिसकी वीरता के किस्से कई जगह मशहूर थे, और इस दौरान दो शक्तियों के मिलन का समय आ ही गया जब रानी दुर्गावती का विवाह गौड़ महाराज के सबसे शक्तिशाली महाराज संग्राम शाह के पुत्र राजकुमार दलपत शाह के साथ पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। राजकुमार दलपत शाह और बहू रानी दुर्गावती पधार रहे हैं। महाराज, दुल्हन बहू आपसे आशीर्वाद लेने आई है। रानी बहू, आप राजकुमार दलपत शाह के पिताश्री महाराज संग्राम शाह। अखंड सौभाग्यवती रहो। बहू रानी, ये आपकी सासू माँ महारानी पद्मावती। सदा सुहागन बहू। बहू रानी, ये आपके छोटे देवर चंद्रशाह। प्रणाम बहनवा। प्रणाम देवर जी। महारानी पद्मावती, हमारी बहू को अपने राज्य के खास खास इलाकों में सेठ के लिए भेजा जाए, ताकि हमारी बहू हमारे राज्य से भली भांति परिचित हो सके। ठीक है महाराज। क्यों नहीं सर? कैसी है हमारे गौरवाना साम्राज्य की? आप प्रसन्न तो है? हाँ पुरोहित जी, युवराज प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न है। आप लोगों ने बहुत ही सुंदरता और भव्यता के साथ हमारे युवराज दलपत शाह और बहू रानी दुर्गावती का विवाह संपन्न कराया है। मां नर्मदा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। महाराज, बुरा न मानो तो आपसे भी एक बात पूछूं। हाँ रोहित जी, संकोच मत। महाराज, आपको बहू रानी कैसी लगी? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? मां नर्मदा की कृपा से हमारे घर मां दुर्गा के रूप में साक्षात दुर्गावती आई है। अब बस भगवान की कृपा हो तो जल्द ही पोते पोतियों से महल में रौनक आ जाए। इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और आखिर गौड़वाना साम्राज्य के लिए वो सुमुहूर्त दिन आ ही गया जब बड़ा राज्य में बालक की किलकारी की आवाज गूंज उठी। दलपत शाह और रानी दुर्गावती को पुत्र रखने की प्राप्ति हुई। मां नर्मदा की कृपा से गौड़ साम्राज्य में कुलदीपक ने जन्म लिया है। गौड़वाना राज्य में चारों खुशियां मनाई जा रही थी।
संग्राम शाह और महारानी पद्मावती खुशी तुम्हारे फूले भी समा रहे हैं। देखिए महाराज, हमारी महारानी दुर्गावती ने सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। देखो कितना सुंदर ललाट है, चेहरे पर कितना तेज है। महारानी पद्मावती तो भाग्य से पौत्र का रूप देखने के लिए भगवान ने हमें अभी तक जीवित रखा। धन्यवाद देते हैं भगवान को, जिन्होंने गोंड साम्राज्य में यह खुशियां लाई। हे मानव, तुमने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। बड़े कुंवर पिता और राजबहू माता बन गई और महाराज पिता मां। अच्छा पुरोहित जी, जन्म नक्षत्र सभी तो ठीक है ना? महारानी जी, मैंने चौगड़िया देख लिया है, सभी नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। इतने बड़े राजकुल में चाहे जो जन्म न ले, ऐसा धारण आत्माएं ही ऐसे दिन में शरीर धारण करती है। महारानी जी, सब लोगों ने अतिथि देवो भव। रोहित जी, ये बताइए आपके शास्त्र और नक्षत्र के अनुसार बालक का क्या नाम होना है? राशि नाम के अनुसार मुझे तो एक ही नाम सुंदर प्रतीत होता है, वीर नारायण। हमारा कुलदीपक वीर नारायण, वीर 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 वीर। गोंडवाना एक शांतिप्रिय राज्य था। वहाँ की प्रजा खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रही थी। युवराज लक्ष्मण शाह और रानी दुर्गावती राजकाज के काम में महाराज संग्राम शाह का हाथ बटाने लगे थे, किंतु उन्हें राज्य की सुरक्षा की चिंता सताई जा रही थी। इधर महाराजा संग्राम शाह के आदेशानुसार रानी दुर्गावती ने गोंडवाना की सारी सीमाओं का भ्रमण कर लिया था। इसी विषय को लेकर एक दिन लक्ष्मण शाह और रानी दुर्गावती वार्तालाप कर रहे थे। दुर्गावती, ये बताओ, आपने हमारे गया राज्य के पंखों से बड़ों को देख लिया है और तुम्हें कैसा लगा? स्वामी, इस गण साम्राज्य का ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसकी प्रशंसा न की जा सके। मानव प्रदानों की मानव पूरे राज्य में श्रृंगार का पूरा उत्तरदायित्व ही नहीं। बेड़ा घाट देखकर तो मेरा रोम आनंद से भर गया। ईश्वरी, त्रिपुरी सहित कई जगह भ्रमण हो गया है स्वामी। बस तुमने अभी तक नहीं किया? नहीं नहीं स्वामी, मां नर्मदा का उत्तम स्थल अमरकंटक, उत्तरामठ, प्राचीन शाही नगर भविष्यवती जो आप मंडला पर रहेंगे और कान्हावन का भी भ्रमण हो गया है। अच्छा, मदन महल के बारे में क्या विचार है? वहां तो बड़ी बड़ी विशाल चट्टानों का मेला सा लगा है स्वामी। इतनी ऊपर इतनी सुंदर इमारत 2 किलोमीटर चट्टानों से कैसे बनेगी? यह हमारे पिता पुरुष महाराजा मदन सिंह ने बनवाया था। यहाँ से उस समय से भी पूरे बड़ा राज्य की चौकसी थी। राजन, अपना पूरा राज्य विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों में पहले बने जंगलों को पहाड़ियों से सजा हुआ कितना सुरक्षित है। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है यह सोचकर कि हमारा पूरा आर्यवर्त विशाल पर्वत राज हिमालय, हिंदकुश और तीनों महासागरों से संरक्षित रहते हुए हम इसे विदेशी हमलावरों से बचा न सके। ये कैसे विडत बना है स्वामी? रानी जी, एक दुखद समाचार लाया हूँ। महाराज संग्राम शाह ने लंबी बीमारी के साथ अपना देह त्याग दिया। महाराज हम सबको छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए।
जल्दी क्यों हमारा साथ छोड़ दिया? स्वामी, स्वामी संभालिए अपने आप। यदि आप ही कमजोर हो जाएंगे तो साम्राज्य को कौन संभालेगा? अपने आप को कमजोर मत बनाइए स्वामी, हिम्मत मत हारिए। महाराजा संग्राम शाह का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न किया गया। महाराज की मृत्यु के पश्चात गणराज्य की प्रजा मानव अनाथ हो गई। एक वीर साहसी राजा को खोने का पश्चात असली के समान होती दे रहे किंतु प्रजा को विश्वास था कि युवराज दर्पण शाह गणराज्य के रक्षा के योग्य शासक है। वो अपने पिता के समान साहसी और वीर भी है। संग्राम शाह के बड़े युवराज होने के नाते युवराज दर्पण शाह को उत्तराधिकारी घोषित करते हुए महाराज के प्रति से नवाजा गया। बेटा दर्पण शाह, अब तुम्हारे कंधों पर गुरुवाना साम्राज्य की बागडोर आ गई है। अब तुम्हें ही पूरे राज्य को संभालना है और प्रजा की सुरक्षा भी करनी है। ये तिलक हमेशा तुम्हें विजयी बनाए। महाराजा दर्पण शाह की जय हो। महाराजा दर्पण शाह की जय हो। महाराजा दर्पण शाह की जय हो। और हमारे बीच हमारे पिता श्री महाराजा संग्राम शाह नहीं, ईश्वर ने इन्हें अपने पास बुला लिया है। लेकिन हम हमारे पिता श्री के अधूरे कार्य को पूर्ण करेंगे, प्रजा की रक्षा करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम अपने मातृभूमि और पूरे साम्राज्य को शत्रुओं से सुरक्षित रख सकें। आसपास के राजाओं को हमारे राज्य की ओर नजर है और दिल्ली में बैठे अकबर की वे सभी बुरे हैं। बेटा, तुम्हारा छोटा भाई चंद्रशाह भी तुम्हारे साथ खड़ा है। इसे कभी अकेला मत होने देना, इसे हमेशा अपने साथ रखना। माँ, यदि मेरे बड़े भाई मेरा साथ भी छोड़ देंगे तब भी मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे साम्राज्य की रक्षा करूंगा। राजकुमार चंद्रशाह, तुम मेरे केवल भाई नहीं हो बल्कि इस कुर्बाना साम्राज्य की शक्ति भी हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे होते हुए कोई शत्रु हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बेटा, यह तो तुमने सही कहा, किंतु हमारे राज्य में और भी कोई है जिसके कारण कोई शत्रु हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। माँ, कौन है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो तुम्हारी अर्धांगिनी है। ओह अच्छा, रानी दुर्गावती। उनकी ताकत और शक्ति तथा रण कौशल से तो हम सभी परिचित हैं। माँ नर्मदा की हम पर कोई विशेष कृपा है जो हमारे कुल को महारानी दुर्गावती जैसी बहू प्राप्त हुई। अच्छा भैया, मेरा मतलब महाराज मुझे आज्ञा दे, मुझे राजकीय कामकाज के लिए जल्दी जाना हो। अरे ये क्या हुआ चंद्रशाह को? अचानक क्यों चले गए? लगता है इन्हें अपनी भाभी की प्रशंसा पसंद नहीं है। ठीक है ना माँ, जाने कभी कभी छोटी छोटी बातों को अनदेखा भी करना चाहिए। अभी तो सिर्फ हमें गोंडवाना राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। अभी महाराजा दर्पण शाह को 2 वर्ष ही हुए थे राजकाज संभालने के लिए, किंतु धीरे धीरे महाराज की तबीयत खराब होती चली गई। कई राजवेदों के उपचार के बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, ना कोई दवा काम आई और एक दिन महाराजा दर्पण शाह की मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। केवल 8 वर्षों के सुखद वैवाहिक जीवन के पश्चात रानी को 26 वर्ष की आयु में वैधव्य का दिन देखना पड़ा।
पुत्र वीर नारायण 5 वर्ष के अल्पायु बालक थे। इतने विशाल राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभालना रानी के लिए चुनौती था। राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और जनता का समर्थन राज्य उत्तराधिकारी के रूप में वीर नारायण को राजा बनाने के पक्ष में था और राजकुमार चंद्रशेखर राजनीति पर बैठना चाहता था। किंतु राजमाता पद्मावती ने दर्पशाह के इकलौते पुत्र कुंवर वीर नारायण को राजा घोषित कर दिया। जब तक वो बड़े होकर राजगद्दी को संभाल न ले तब तक रानी दुर्गावती को राजतंत्र संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। किंतु इस निर्णय से राजकुमार चंद्रशेखर नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिस कारण उन्हें कारागार में डाल दिया गया। किंतु राजगद्दी संभालने के उपरांत रानी दुर्गावती ने राजकुमार चंद्रशेखर को कारागार से बाहर निकालने तथा गोंडवाना की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। रानी ने वीर नारायण का राज्याभिषेक संपन्न कराया तथा राज्य की सारी शक्तियां अपने हाथ में आते ही राज्य की राजधानी चोरागढ़ में स्थानांतरित कर दी। गोंड साम्राज्य की रानी दुर्गावती पधार रही है। आधार कार्ड आप हमारे सेना के प्रधान सेनापति, कहो क्या खबर है? रानी जी, किले के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। लगभग 15 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। 40 कारीगर और 125 मजदूर काम में लगाए हैं, इसलिए समय से सब काम निपट जाएगा। कायद जी, आप राहतगढ़, टीपागढ़ और कोपरगढ़ के सरदारों को खबर कर दें कि वे ग्वालियर पशु मंडी से अच्छे खुरासन घोड़ों का प्रबंध करें और हाँ, रतनपुर बस्तर से आप हाथी भी मंगवाएं। जी रानी साहब। रानी जी, खजाने के लेखा जोखा के अनुसार हमारे पास इतनी रकम है कि गढ़ा इलाके में 2 तालाब खुदवाए जा सकते हैं। गढ़ा में हस्तीसारा का भी काम चल रहा है। लगान वसूली में इस साल सोना पर्याप्त आया है। बरमान का नर्मदा तट बहुत सुंदर है। वहाँ नर्मदा मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा माघ सप्तमी को नर्मदा उत्सव के दिन गुरु महाराज से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी। जी रानी। कायद जी, मुझे गुप्तचर आंकड़े से खबर मिली है कि देवहार लॉन्जी परगने के कुछ गांव के शिवदार पटेल छोटे किसानों को तंग कर रहे हैं। आपने कुछ कार्यवाही की? रानी जी, लाफागढ़ में भी ऐसा हुआ था। मैंने सभी जगहों के राय को कड़ी कार्रवाई की खबरें भेजी थी। उन्होंने ऐसे शिवदारों को निकाल दिया है और कुछ को सजा भी दे दी। आप पूरे राज्य में जागीरदारों और रायों के लिए आज्ञा जारी करें कि हमारी प्रजा पर न्याय न हो और सभी का ख्याल रखा जाए। सच्चे सरल और परिश्रमी हमारी गौड़ प्रजा का प्यार ही हमारी ताकत है। इनकी परंपराएं और रीति रिवाज हमारी संपत्ति, जरूरतमंदों को धन, पशु, जमीन दी जाए। प्रजा यदि कष्ट में है, दीवान जी, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप इन बातों पर विशेष निगरानी रखें। जी रानी साहब, आपकी हर आज्ञा का पालन हो। कायद जी, राज्य की कुछ राजस्व सरकारों पर और बड़ा नियंत्रण रखा जाना जरूरी है। शाहगढ़, आमोदगढ़ और पाटनगढ़ के सरदारों को मनमानी गंभीर शिकायतें मिली। रानी जी, अभी तक तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर मुझे कैसे पता चला और आपको नहीं मालूम? अपने नियंत्रण को और कसे ये राजस्व सरदार तोड़ने वाले चतुर घोड़े हैं। लगाम को कसकर ही इन पर सवारी करनी चाहिए, नहीं तो हमें गिराकर घायल कर सकते हैं। जी रानी जी, मैं आज ही कार्यवाही करके आपको सूचना देता हूँ। आप अपनी कार्यवाही बाद में करते हैं। पहले इन तीनों राजस्व सरदारों को पदों से मुक्त करें और इनकी जांच कर इन्हें दंडित करें। जब तक दंड का भय नहीं होगा, गुनाहगार बार बार गुनाह करता रहेगा।
इसलिए दंड जरूरी है अच्छे शासन के लिए। जी रानी जी। रानी दुर्गावती अपने राजकीय कामकाज में व्यस्त होने के बावजूद आम नागरिकों के बीच में जाकर उनसे मिलने और उनकी समस्याओं का निराकरण अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई निर्माण कार्य किया। इस कारण प्रजा कराने के प्रति विश्वास और प्रेम दोनों बढ़ गया था। चारों ओर रानी की जय जयकार थी और इस तरह रानी दुर्गावती के केवल चंद्रशाह के मन पर शोक की भावना जागने लगी। उनसे राजनीति का वो दूर नहीं हो रहा था। वो अपने सैनिकों के साथ मालवा के शासक बाज बहादुर से मिल गया और बाज बहादुर को गोंडवाना राज्य सूत्र करने और वहाँ की सारी संपत्ति तो सुंदर रानी दुर्गावती को सौंपने का लालच देकर गोंडवाना को चढ़ाई करने का निवेदन किया। बाज बहादुर लालच में आ गए और रानी दुर्गावती के साथ युद्ध करने निकल पड़े, किंतु रानी दुर्गावती का शौर्य और कुशल रणनीति के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार से रानी की वीरता की चर्चे चारों ओर फैल गई। उसकी वीरता, कौशल और शौर्य का आदर सुनकर मुगल बादशाह अकबर भी भयभीत हो गए। अब तक अकबर के शासनकाल उत्तर भारत के सभी राज्य मुगल शासन की आज्ञा स्वीकार कर चुके थे, किंतु रानी दुर्गावती ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की। अकबर ने आगरा से रानी दुर्गावती को अपने अधीन करने के लिए फरमान जारी किया, किंतु रानी ने उस शाही फरमान को मानने से इनकार किया, जिससे खफा होकर अकबर ने अपने खास सेनापति आसफ खान को बड़ा राज्य पर आक्रमण करने का शाही फरमान जारी कर दिया। इधर आसफ खान भी गोंडवाना को हटाने के तैयार बैठा था। उसकी नजर गोंडवाना राज्य की अपार संपत्ति और रानी दुर्गावती को पहले से
आसफ खां जो कुछ कर रहा है वह पहले ही आगरा से तय हो गया। युद्ध रोकने के लिए हमने एक कोशिश की थी, तो अकबर ने इसे हमारी कमजोरी समझी। हम अब हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। रानी जी, अपने बाबा के युद्ध में बादशाहों को जो धूल चढ़ाई है उससे अकबर भी हमारे ताकत और है। मुझे तो पक्का विश्वास हो गया है अकबर अपनी सीमा को बढ़ाने और हमारे खजानों को लूटने के लालच में आ गया है। ऐसा पता चला सबका तो बड़ा अभियान के लिए शाही फरमान भी जारी हो गया है। खास मुगल सरदार उसकी मदद के लिए फौजों से गढ़ा मानिकपुर रवाना हो चुके हैं। आसफ खां को अकबर ने क्यों यह काम सौंपा है? उनकी यह नीयत मैं जानती हूँ। अकबर चाहता था कि मैं उसकी अधीनता स्वीकार कर लूँ। बड़ा राज्य ने कभी किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर के अधीन बने रहकर मैं राज्य करूँ यह मैं कभी सोच नहीं सकती। इससे मेरे जीवन का संकल्प खंडित हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं उससे युद्ध करूँ और उसे सीख लूँ। रानी जी, हमारे गुजरों से खबरें आ रही हैं कि हमारी सीमा में मुगल सेना का जमावड़ा शुरू हो गया है। रानी साहब, अभी अभी बता रही है कि राजा वीर नारायण और बलोच की सेना ने दमोह में दुश्मनों से छापेमार लड़ाई कर आसफ खां के सैनिकों को पीछे हटा दिया है। लगभग 500 मुगल सैनिक मार डाले गए हैं। गढ़ा के लिए आसफ खां की सेना के कूच करने की भी खबर मिली है। अब जल्दी ही जंगलों में कूच करने और सेना को वहां पड़ाव डालने के लिए आदेश दें। दीवान जी, घुड़सवार सेना घेरा डालकर हमला करें। पैदल सैनिक छोटी छोटी टुकड़ियों में स्थिति देखते छापा मार लड़ाई लड़े और लगभग 1000 साथियों सहित फौज सुरक्षित और अचानक हमले के लिए तैयार है। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। जय भवानी। सन 1562 ईस्वी में मुगल सेनापति आसफ खां ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण कर दिया। पहले दिन के असफल युद्ध के बाद आसफ खां बहुत बेचैन हो गया। मुगलों को जंगलों में युद्ध करने का अनुभव नहीं था, तोपों को भी पहाड़ियों में चढ़ाना मुश्किल हो रहा था। इधर आसफ खां ने अकबर के पास पहले ही खबर पहुंचा दी कि उसे बड़ी तादाद में सेना चाहिए। आसफ खां परेशान था अपनी हार से। जितना सुना था दुर्गावती के बारे में, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा नहीं। एक औरत से आसफ खान हारेगा, एक औरत से। मैं शहंशाह आलम को क्या मत कहूंगा? मुझे दुर्गावती जिंदा चाहिए, जिंदा। उसे घुटनों के बल नहीं बिठाया तो मेरा नाम खूंखार आसफ खान नहीं सरकार, आप फिक्र न करें। अब हमारे पास बहुत सा फौजी दस्ता आ गया है और बहुत सा आने वाला है। हम कल की जंग में वीर दुर्गावती और उसके बेटे वीर नारायण का सर कलम कर देंगे। मुझे दुर्गावती जिंदा चाहिए, जिंदा। उसे घुटनों के बल नहीं बिठा दिया तो मेरा नाम आसफ खान, खूंखार आसफ खान नहीं। इंशाअल्लाह यही होगा। रानी दुर्गावती और उसका बेटा वीर नारायण आपके कदमों में होगा। यह दिन देखने के लिए मैं तरस रहा हूं। हमें अभी हथियार नहीं हमला करना होगा। जंग का ऐलान किया जाए।
करने का आदेश दे दिया। दुर्गावती व उसकी सेना को जरा भी आभास नहीं था कि रात के अंधेरे में आसफ खान धोखे से वार करेगा, किंतु यह तो होना ही था और एक बार फिर दुर्गावती की सेना पर हमला हुआ। रानी साहब, आसफ खान ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उनका हमला कर दिया। आखिर मुगलों ने यह साबित कर ही दिया कि वे धोखेबाज हैं और धोखेबाज ही रहेंगे। उनके खून में ही गद्दारी है। उन्हें जरा भी युद्ध नीति का आभास नहीं। रानी साहब, अब बताइए हमें क्या करना है? युद्ध का ऐलान किया जाए। जय भवानी। जय भवानी। चुपना जिसने सीखा नहीं ये है मर्दानी, है करने कौशल नवचंडी दुर्गा शक्ति। और इस प्रकार आसफ खान ने घनघोर अंधेरे में दुर्गावती के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध में कूद पड़ी। रानी दुर्गावती मुगलों को गाजरपुरी की तरफ काटकर आगे बढ़ रही थी। दुर्गावती ने अपने सैनिकों को पहले ही रात युद्ध करने का प्रशिक्षण दे रखा था, जिस कारण दुर्गावती के सैनिकों को रात के अंधेरे में युद्ध करने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। आसफ खान को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि रात में भी रानी के सैनिक इतने कौशल के साथ युद्ध कर सकते हैं। आसफ खान के सैनिक डर के मारे भागने लगे और आखिर फिर से आसफ खान को हार का मुंह देखना पड़ा। इधर आसफ खान बार बार अपनी हार से रोका गया। हुजूर, वो तो हमारी मुगल सेना डर के मारे भागने लगी थी, इसलिए हमारे ऐसा क्या देख लिया कि मुगल सेना को भागना पड़ा? हुजूर आला, जान बख्शो तो सच कहो। हाँ, सच बोलो। नहीं भागे थे, मैं भी भागा था। क्या कर रहे हो तुम? हुजूर, गुस्ताखी माफ। हुजूर, युद्ध के मैदान में रानी दुर्गावती घोड़े पर सवार होकर हमारी सेना को गाजर मुड़ी की तरह काट रही थी। घोड़ा ऐसे चला रही थी मानो कोई सैलाब आ रहा है। उसके चेहरे पे अलग नूर था। ऐसा लग रहा था मानो अकेले ही हम सबको मार देगी। अगर मैं भागता नहीं हुजूर, तो मेरे छोटे 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 टुकड़े हो जाते। नाज़ी मोहम्मद, तुम हमें डरा रहे हो? हुजूर, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। मैं तो कहता हूं हुजूर, चुपचाप यहां से निकल लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तू जानता है मैं कौन हूं? आसफ खान। आसफ खान नाम है मेरा। तू मुझे भागने को कह रहा है? ये
उसे छूना है, अपनी कनीज बनाना है। हाँ, दुर्गावती, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। रानी दुर्गावती से बार बार हारना और मुगल सैनिकों का भागना आसफ खां को रास नहीं आया। इस बीच आगरा व अन्य राज्यों से मुगलों की सेना और तोपें भी भारी मात्रा में आ चुकी थी। आसफ खां ने अपनी पूरी सेना और तोपों के साथ निर्णायक युद्ध का मन बना लिया। इधर महारानी दुर्गावती को भी आभास हो गया था कि मुगलों की सेना के आगे हमारी सेना नगण्य है। बार बार युद्ध के कारण रानी दुर्गावती के सैनिकों की संख्या बहुत कम हो चुकी थी और दूसरी तरफ आसफ खां की सेना विशाल संख्या में तैयार हुई थी युद्ध के लिए। आखिरकार युद्ध का निर्णायक दौर आ ही गया और 24 जून 1564 को वो दिन इतिहास के पन्ने पर अमर हो गया। ललकार कर हुंकार भर की लड़ाई है रण में कौशल नौचंडी दुर्गावती रानी। अकबर के सरदार आसफ खां ने मुझे स्त्री समझकर ललकारने की हिम्मत की है। उसे हिंदुस्तान की नारियों की शक्तियों का एहसास नहीं। यहाँ नारी एक बेटी है, माँ है, किसी की पत्नी, और जब शत्रु सामने खड़ा हो तो वह दुर्गा, रणचंडी, काली भी। रणनीति जिसने खून के कतरे में समाई है रण में कौशल नौचंडी दुर्गावती रानी। सुन ले आसफ खां, अब तलवार बयान से निकल चुकी है, तो हिंदुस्तान की नारी को कमजोर मत समझना। रणचंडी बनकर तेरे पर टूट पड़ूंगी। ऐसी सजा दूंगी कि फिर कोई मुगल हिंदुस्तान की नारियों पर आग उठाकर देख नहीं पाए। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। ऐसा हंस जिसका पराक्रम तेरे बलशाली है रण में कौशल नौचंडी दुर्गावती रानी। रानी माँ, आसफ खान तो वफादार मुराद खान मारा गया है। हमारी तीरंदाजी बहादुर कौन सेना की मार से दुश्मन के सिपाही ठहर गए हैं। ऐसा हंस जिसका पराक्रम तेरे बलशाली है रण में कौशल नौचंडी दुर्गावती रानी। बहादुर फौजियों, आप लोग बढ़ते चलो और काट डालो इन मुगलों को। रणनीति जिसने खून के कतरे में समाई है रण में कौशल नौचंडी दुर्गावती रानी। रानी साहबा, राजा वीर नारायण ने दुश्मनों की फौज को पीछे कर दिया है, पर वे घायल हो गए। क्या वीर नारायण घायल हो गए? वीर नारायण, क्या हुआ तुम्हें? दीवान जी, हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। वीर नारायण जी को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। आप अकेले जाओगी? मैं युद्ध के मैदान में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता माँ, अकेला नहीं छोड़ सकता। कि जानते हैं कि आप शत्रुओं से घिरी हुई हैं और हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो गए और आप मुझे यहाँ घूम से जाने का कह रही हैं? नहीं माँ, नहीं। केवल युद्ध ही भर बचे हैं और शत्रु की संख्या हजारों में है। कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है और आप मुझे जाने का कह रही हो? नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत रक्त बह गया। तुमने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। तुम गोलवाड़ा राज्य के कुल दीपक हो। यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीत कर भी हार जाए। बेटा, मान लो मेरी बात, लौट जाओ। गोलवाड़ा राज्य को तुम्हारी जरूरत है। नहीं माँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आप भी तो घायल हो गई हो, आप भी तो लड़ रही हो। मुझे जाने का क्यों कह रही हो माँ? नहीं माँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता।
बेटा, मेरी बात को समझो, समय बहुत कम है। तुम यहाँ से सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, यह मेरी आज्ञा है और तुम एक माँ की आज्ञा नहीं टाल सकते। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मेरे साथ 4 रणबांकुरे सरदार हैं। बलोच, जी रानी माँ। आप वीर नारायण को लेकर निकले। बेटे खुश हो, सच्चे बहादुर बेटे हैं। जाओ, मैं लौट कर आऊंगी, मेरी सौगंध है, तुम मेरी चिंता न करो। मुझे तीर लग रहा है। क्या हुआ रानी माँ? मेरा घाव बना है। हमारे हाथी सबरत को संभालो। रक्षा करो, दुश्मन के हाथ ना पड़ने देना। माँ, इसके पहले मेरे प्राण चले जाए। हे रानी दुर्गावती, तू बड़ी स्वाभिमानी रे। रानी माँ, बहुत खून निकल रहा है रानी माँ, बहुत खून निकल रहा है। आधार से मैं दुश्मन के हाथ ना पड़ूं और अपनी कटार से मेरा अंत कर दो। इस समय से मैं आपको सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। आधार से मेरे सेवक को मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे मूर्छा आ रही है, मैं जी जान से खूब लड़ी। मुझे संतोष और खुशी है। भगवान ना करे मैं दुश्मनों के हाथ पड़ूं और मुझे सम्मान से हाथ धोना पड़े। एक सच्चे सेवक का काम करो, तुम मेरी लाज बचा ले। मुझे अपने कटार से खत्म कर दो। प्राणों की रक्षा रही, और बचाई। हे रानी दुर्गावती, तू बड़ी स्वाभिमानी रे। रानी माँ, ये भयंकर पाप करने की मुझे सजा न दो। ये क्या हो रहा है? रानी माँ, आपके पावन हाथों से हमेशा भेंट पाने वाले मेरे लिए इतना तकलीफ आप कैसे कर सकते हैं? रानी माँ, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। मैं किसी तरह यहाँ से आपको सेट कर मैं बचा कर नहीं जा सकता हूँ। चलिए। नहीं मूर्ख, तुमने भी मेरे लिए अपमान का रास्ता चुना है। हम दुश्मन से गिरे हैं आधार से। ठीक है, मुझे खुद ही इस प्रकार से अपने प्राण लेने पड़ेंगे। सुन ले आसफ खां, मैं हिंदुस्तान की वो नारी हूँ जो अपनी आन बान शान और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीना भी जानती हूँ और मरना भी। अरे तू क्या मुझे छुएगा? तेरी परछाई भी मुझे छू नहीं सकती। जा